नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 8 में देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा आपका होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, तो उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो लिखेंगे हम कि शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया देखिए, इसका परिभाषा होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं आपका कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। मान लीजिए कि हमारा R2 प्रोडक्ट यानी कि R यानी यहाँ पे रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर P। R जो आपका रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, और यहाँ पे देखिए आपका P यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि प्रतिफल या उत्पाद बन रहा है। तो कह रहा है आपका कि अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया का वेग जो आपका होगा R होगा, करे अभिकारक के शून्य घातांक के सांद्रता, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अभिकारक के सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के चिन्ह लगा लेंगे, और इसके बाद जो अभिकारक आपका R है तो लिख लेंगे R, तो R लिख लेंगे R है, यहाँ पे एक्टिव मास R लिख लेंगे, तो R बराबर है तो लिख लेंगे R, तो R। उसके बाद जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, एक K हमारा कांस्टेंट आता है, और उसके बाद एक्टिव मास हमारा R, तो R हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए आप यहाँ भी शून्य लगाएंगे और यहाँ भी आप शून्य लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि इसका जो घातांक यानी कि जो घात होगा वह शून्य होगा, तो हम शून्य लिख दिए यहाँ पर। अगर यहाँ पे R है तो R बराबर, तो बराबर किसी भी चीज का अगर घात 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका वैल्यू आपका 1 है, यानी K गुना 1 कर देंगे, यानी कि R बराबर आप K लिख लेंगे, यानी कि R बराबर K हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वह अभिक्रिया के वेग
वह अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो लिख लेंगे कि यदि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है तो उसमें अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक जो यहाँ पे आपका k है, यानी जो कांस्टेंट k है, यह वेग स्थिरांक है। यानी कि वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अगर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल के बात करते हैं तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल तो देखिएगा यहाँ पर अगर H2 प्लस Cl2 से अगर रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है तो बनेगा आपका 2HCl। अगर यहाँ पर भी आप देखिएगा कि R बराबर अगर देखेंगे तो बराबर, उसके बाद देखिए K है तो K जो रिएक्टेंट आपका है वह H2 है और यह हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसके कारण यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे आपका Cl2 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो 0 लगाएंगे और यहाँ पे देख लीजिएगा कि R है तो R बराबर आपका हो जाएगा, K है तो कोई यहाँ पे 0 0 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी गुना 1 यानी कि R बराबर K। यहाँ पे फिर आपको मिल गया R बराबर K। तो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, या कह सकते हैं आप कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक कह सकते हैं, या व्यंजक कहेंगे या वेग समीकरण कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे करें शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा R2 प्रोडक्ट यानी कि R से आपका प्रोडक्ट बन रहा है और यह जो अभिक्रिया हो रहा है आपका शून्य कोटि की यह अभिक्रिया है कि हम इसी को इस साइड लिख रहे हैं कि R से आपका प्रोडक्ट बन रहा है R2 प्रोडक्ट। तो देखिएगा यहाँ पर कि यह हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, इसलिए अगर दर नियम से देखेंगे तो हमारा होगा R बराबर माइनस dr बाटा में हमारा dt होगा और बराबर आपका होगा K और R है तो R हो जाएगा और आपका शून्य कोटि के लिए कह रहा है, इसलिए इसका जो हमारा घात होगा वह शून्य हो जाएगा। देखिए देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको माइनस dr, एक्टिव मास R है आपका, उसके बाद dt है तो लिख लेंगे dt और बराबर आपका K है तो K और इसका देखिए R के पावर जो आपका है 0 है तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा, यानी गुना 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर अगर देखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा माइनस d और एक्टिव मास R बाटा में आपका जो है dt तो लिख लेंगे dt और बराबर K है तो K लिख लेंगे। इसको लेके इससे गुना कराएंगे तो हमारा होगा माइनस
डी और एक्टिव मास आर बराबर के इंटू डी टी, तो डी टी लिख लेंगे। ये देखिए माइनस में जो हमारा है इसको उस साइड करेंगे तो आपका हो जाएगा डी एक्टिव मास आर बराबर माइनस के इंटू डी टी, तो डी टी लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखिएगा इस साइड कर रहा है दोनों तरफ समाकलन करने पर, यानी कि जब समाकलन करेंगे हम तो हमारा है यहाँ पर कि डी और एक्टिव मास आपका आर है तो आर लिख लेंगे, और उसके बराबर है तो बराबर, उसके बाद कह रहा है आपका कि माइनस के है तो के लिख लेंगे, उसके बाद समाकलन कर रहा है कि dt है तो लिख लेंगे dt। उसके बाद देखिए इसका जब समाकलन आपका होगा तो यहाँ पर r निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका समाकलन जो होगा माइनस के तो के है, इससे आपका t निकलेगा, और जब समाकलन होता है तो एक यहाँ पर अचर पद यानी कि कोई आता है तो यहाँ पे हम c लिख दे रहे हैं, और यह जो आपका है समीकरण इसको एक ले रहे हैं। यह जो हमारा इस समीकरण एक है, अगर देखिए t यहाँ पे 0 है, आपका t अगर 0 लेंगे तो एक्टिव मास है तो यहाँ पे एक्टिव मास लगा लेंगे। अगर t 0 है तो आपका जो होगा r यानी कि कोमा आपका r जो होगा, यह जो आपका होगा r 0 के बराबर हो जाएगा। यह आपका जो होगा r 0 के बराबर हो जाएगा, जहां आपका r0 जो है हमारा प्रारंभिक सांद्रता है। r0 जो हमारा है प्रारंभिक सांद्रता, हमारा r0 जो है प्रारंभिक सांद्रता है। तो देखिए लिखेंगे कि ये सभी मान जो हमारा t बराबर 0 और एक्टिव मास r बराबर एक्टिव मास r0 जो है, लिखेंगे कि ये सभी मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक आपका यहाँ पे है तो r का रहेंगे, r जो होगा r0 के बराबर होगा, यानी कि लिखेंगे एक्टिव मास r0 बराबर है तो बराबर माइनस आपका k है तो k लिख लेंगे। उसके बाद कर t का जो वैल्यू आपका है t बराबर 0 का रहता है, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, प्लस तो प्लस और c है तो c लिख लेंगे। आपका एक्टिव मास r0 तो 0, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस c तो c, यानी कि आपका हो जाएगा c बराबर एक्टिव मास r0 तो 0। इसको ले लेंगे समीकरण, इसको ले लेंगे 2 और लिखेंगे कि समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे इसको मिटाकर लिखेंगे कि समीकरण एक में c का मान रखने पर, समीकरण एक में c का मान रखने पर, देखिएगा यहाँ पर समीकरण एक जो आपका है आपका एक्टिव मास r बराबर माइनस के इंटू टी या प्लस c तो c। एक्टिव मास r तो r बराबर तो बराबर, माइनस के तो माइनस के, और यहाँ पे इंटू टी है तो टी लिख लेंगे। c का जो आपका मान है वह आपका है r0, एक्टिव मास r0 तो 0 लिख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर r0 यहाँ पर है, और यहाँ पे देखिए माइनस में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस के टी बराबर है, प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्टिव मास r0 माइनस एक्टिव मास आपका r हो जाएगा। यानी कि इस साइड फिर से देखेंगे हम कि आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा कि केटी दे रहा है, यानी कि केटी, तो यहाँ पे के को यहीं पे छोड़ देंगे, टी गुना में उस साइड है तो आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि के बराबर आपका हो जाएगा एक्टिव मास r0 माइनस r अबाटा में आपका हो जाएगा टी तो टी, यानी कि आपका इतना हो गया।
देखिएगा यहाँ पे k बराबर आपका इतना हो गया। अगर यहाँ पे लिखें कि यदि अगर r0 बराबर a हम मान रहे हैं और उसके बाद कॉमा अगर r बराबर हम मान ले रहे हैं कि a माइनस x, तब क्या होगा देखेंगे यहाँ पर कि k है तो k हो जाएगा, बराबर तो बराबर, r0 का वैल्यू आपका a हो गया, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और इस r का वैल्यू आपका है a तो a लिख लेंगे, और उसके बाद r तो r, a माइनस है तो माइनस, इसका जो वैल्यू आपका है a है तो a हो जाएगा, और इसके बाद माइनस x है तो x बाटा में आपका जो t है तो t लिख देंगे। यानी कि k बराबर आपका हो जाएगा a तो a माइनस a प्लस x और बाटा में t तो t, यानी k बराबर इससे ही कट जाएगा तो आपका हो जाएगा k बराबर x बटा t। देखिए हमारा शून्य कोटि के जो अभिक्रिया होता है उसके लिए वेग समीकरण हमारा यही होता है, k बराबर x बटा t, जहां आपका x जो है वियोजन की मात्रा है, इसको लिखेंगे वियोजन की मात्रा, और जो आपका t है, t जो आपका है समय है, और जो आपका k है यह हमारा वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक लिखेंगे वेग स्थिरांक, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारा जो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप इतना को जल्द ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वह है अर्ध आयु। लिखेंगे अर्ध आयु, जिसे कहते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। पीरियड देखिएगा अर्ध आयु या इसी को कहता है अर्ध आयु काल भी कहा जाता है, कि अर्ध आयु कहें या अर्ध आयु काल कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधी होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्ध आयु, या उसी को कहते हैं अर्ध आयु काल। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे इसका अगर परिभाषा, तो लिखेंगे किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधी होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। लिखेंगे कि इसे टी हाफ से सूचित करते हैं। देखिए अगर करें किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधी होने में जितना समय लगता है
उसे हम कहते हैं अर्ध आयु काल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, या उसी को अर्ध आयु भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर, यानी कि शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अगर अर्ध आयु काल, तो देखिएगा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए कह रहा है, अगर यहाँ पे टी हमारा जब 0 रहता है तो यहाँ पे जो हमारा ए यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो 0 बनता है। अगर ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास टी हाफ है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका होगा a/2 और x आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए a/2 हो जाएगा और x आपका प्रोडक्ट होगा। तो कह रहे हैं कि शून्य कोटि के लिए, तो आप अभी देखे हैं कि शून्य कोटि के लिए हम निकाले हैं, शून्य कोटि के लिए वेग व्यंजक जो था हमारा था कि k बराबर x बटा हमारा t था। तो देखिए कह रहा है कि टी हाफ, यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल यानी टी हाफ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि टी हाफ बराबर आपका हो जाएगा x बटा के, और यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है टी हाफ पर a/2, यानी कि टी हाफ बराबर आपका हो जाएगा a/2 और k है यहाँ पे तो k, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कि टी हाफ बराबर आपका हो जाएगा a/2k। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल बराबर हमारा होता है टी हाफ बराबर a/2k। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है।